अध्याय 11 स्तनधारियों का उदय। जब छोटे जीवों ने दुनिया बदल दी। डायनासोर चले गए थे। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी पर राज करने वाले दिग्गज अब इतिहास बन चुके थे। जंगलों में अब उनकी गर्जना नहीं गूंजती थी। मैदानों में उनके पदचिन्ह नहीं बनते थे। आकाश में उनका भय नहीं था। पृथ्वी शोक में नहीं थी। प्रकृति कभी शोक में नहीं रहती। वो आगे बढ़ती है हमेशा, क्योंकि ब्रह्मांड का एक नियम है। जहां एक कहानी समाप्त होती है, वही दूसरी कहानी जन्म लेती है। और इस बार मंच पर आने वाले पात्र बहुत छोटे थे। इतने छोटे कि डायनासोरों के युग में शायद ही किसी ने उन पर ध्यान दिया हो। वे विशाल नहीं थे। उनके पास तेज पंजे नहीं थे, न विशाल दांत, न भारी शरीर, लेकिन उनके पास कुछ और था। कुछ ऐसा जो आगे चलकर पूरी पृथ्वी को बदल देगा। उनके पास था अनुकूलन का वरदान। वे स्तनधारी थे, मेमल्स। डायनासोरों के युग में वे अधिकतर रात में निकलते थे, छिपकर जीते थे, भय में जीते थे। लेकिन अब भय का साम्राज्य समाप्त हो चुका था और पहली बार पृथ्वी उनके लिए खुली थी। जंगल खाली थे, आकाश खुला था, संसाधन उपलब्ध थे। मानो प्रकृति कह रही हो, अब तुम्हारी बारी है। और उन्होंने अवसर को पकड़ लिया। धीरे धीरे वे विकसित होने लगे। कुछ बड़े हुए, कुछ तेज हुए, कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे, कुछ समुद्रों में उतर गए, कुछ ऐसे बने जो आगे चलकर व्हेल कहलाएंगे, कुछ ऐसे जो हाथी बनेंगे, कुछ ऐसे जो शेर और भेड़िए बनेंगे, और कुछ जो पेड़ों की शाखाओं पर रहने लगे। यहीं से शुरू हुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी, प्राइमेट्स की कहानी। प्राइमेट्स, वो समूह जिससे आगे चलकर बंदर, कपी और मनुष्य जन्म लेंगे। इन जीवों में एक विशेषता थी। उनकी आंखें आगे की ओर थी, जिससे वे गहराई को बेहतर समझ सकते थे। उनके हाथ पकड़ सकते थे, और सबसे महत्वपूर्ण, उनका मस्तिष्क धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। कल्पना कीजिए, प्रकृति करोड़ों वर्षों से एक उपकरण बना रही है, धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक। और वो उपकरण है बुद्धि। पहली बार जीवन केवल जीवित रहने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो सीख रहा था, याद रख रहा था, समस्याएं हल कर रहा था। और यही बुद्धि भविष्य को बदलने वाली थी। समय फिर आगे बढ़ा, लाखों वर्ष, फिर करोड़ों वर्ष। पृथ्वी के महाद्वीप बदलते रहे, जंगल फैलते रहे, जलवायु बदलती रही। और इन परिवर्तनों के बीच कुछ प्राइमेट्स अफ्रीका के विशाल जंगलों में विकसित हो रहे थे। उनमें से कुछ धीरे धीरे पेड़ों से नीचे उतरने लगे। ये एक छोटा कदम था, लेकिन इतिहास में कुछ छोटे कदम सबसे बड़े परिवर्तन लाते हैं। कल्पना कीजिए, एक प्राणी पहली बार अपने पिछले पैरों पर खड़ा होता है। वो अस्थिर है, धीमा है, अजीब दिखता है, लेकिन उसी क्षण भविष्य बदल रहा है। क्योंकि जब वो सीधा खड़ा हुआ, उसके हाथ मुक्त हो गए। और जब हाथ मुक्त हुए, तो वे केवल चलने के लिए नहीं रहे, वे बनाने के लिए तैयार थे। रचने के लिए, उपकरण बनाने के लिए, सभ्यता बनाने के लिए, और एक दिन किताबें लिखने के लिए। कुछ प्राइमेट्स धीरे धीरे ऐसे जीवों में बदलने लगे जिन्हें आज हम प्रारंभिक मानव पूर्वज कहते हैं। वे अभी मनुष्य नहीं थे, लेकिन वे केवल जानवर भी नहीं रहे थे। उनके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा था। एक प्रश्न, एक जिज्ञासा,
एक चेतना। रात में जब वे आकाश की ओर देखते होंगे तो शायद उन्हें तारों का अर्थ नहीं पता था, लेकिन शायद उनके भीतर पहली बार आश्चर्य का जन्म हुआ था। और आश्चर्य ज्ञान का पहला कदम है। ब्रह्मांड ने अरबों वर्षों तक तारे बनाए थे, ग्रह बनाए थे, जीवन बनाया था, लेकिन अब वो कुछ और बनाने जा रहा था। एक ऐसा प्राणी जो स्वयं ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करेगा। एक ऐसा प्राणी जो पूछेगा, मैं कौन हूं? मृत्यु क्या है? तारे क्यों चमकते हैं? क्या इस सब के पीछे कोई अर्थ है? और जब ये प्रश्न जन्मे, तब पहली बार ब्रह्मांड ने स्वयं से प्रश्न पूछना शुरू किया, क्योंकि वह प्राणी ब्रह्मांड से अलग नहीं था। वो स्वयं ब्रह्मांड का एक हिस्सा था, तारों की धूल से बना हुआ, और अब तारों की ओर देख रहा था। इतिहास का सबसे महान पात्र मंच पर आने वाला था। मनुष्य, लेकिन मनुष्य की कहानी केवल शरीर की कहानी नहीं है। ये चेतना की कहानी है, विचारों की कहानी है, आत्म जागरूकता की कहानी है। और शायद यही पूरी ब्रह्मांडीय यात्रा का उद्देश्य भी था। अध्याय 12, चेतना का उदय। जब ब्रह्मांड ने स्वयं को पहचानना शुरू किया, अरबों वर्षों की यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां कहानी केवल जीवन की नहीं रह गई थी। अब कहानी थी चेतना की। तारे जन्मे थे, आकाश गंगाएं बनी थी, ग्रह बने थे, महासागर बने थे, जीवन जन्मा था। डायनासोर आए और चले गए, स्तनधारी विकसित हुए, लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला था जो पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार ब्रह्मांड स्वयं को देखने वाला था। अफ्रीका के विशाल मैदानों में कुछ प्राणी धीरे धीरे बदल रहे थे। वे न तो पूरी तरह बंदर थे, न पूरी तरह मनुष्य। वे बीच की एक अवस्था थे। उनके शरीर अभी भी कमजोर थे, उनके दांत शेर जैसे नहीं थे, उनकी गति चीते जैसी नहीं थी, लेकिन उनके भीतर एक अनोखी शक्ति जन्म ले रही थी। उनका मस्तिष्क विकसित हो रहा था, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, लाखों वर्षों तक। कल्पना कीजिए, एक बीज मिट्टी के भीतर पड़ा हो, ऊपर से कुछ दिखाई न दे, लेकिन भीतर वो लगातार बढ़ रहा हो। कुछ ऐसा ही विकास हो रहा था। और फिर एक दिन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ। न पहिया, न खेती, न शहर, उससे भी पहले एक पत्थर। हां, एक साधारण पत्थर। किसी प्रारंभिक मानव ने उसे उठाया, घिसा, तोड़ा और उसे एक उपकरण में बदल दिया। यह छोटा कार्य प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यहीं से सभ्यता का जन्म हुआ, क्योंकि पहली बार प्रकृति ने ऐसा प्राणी बनाया था जो केवल वातावरण के अनुसार नहीं बदलता था, वो वातावरण को बदल सकता था। ये एक क्रांति थी। अब मनुष्य के पूर्वज केवल जीवित नहीं रह रहे थे, वे निर्माण कर रहे थे, योजना बना रहे थे, सीख रहे थे और ज्ञान को आगे पहुंचा रहे थे। फिर एक और चमत्कार हुआ। आग। शायद किसी बिजली ने जंगल में आग लगाई, शायद किसी ज्वालामुखी ने, लेकिन किसी दिन किसी मानव पूर्वज ने उस आग को देखा और पहली बार वो उससे भागा नहीं, वो उसके पास गया, डरते हुए, कांपते हुए, लेकिन उत्सुकता के साथ। और उसी क्षण मानव इतिहास बदल गया। आग ने अंधकार को हराया, आग ने ठंड को हराया, आग ने भोजन को बदल दिया, आग ने रात को छोटा कर दिया, और सबसे महत्वपूर्ण, आग के चारों ओर बैठकर
मनुष्य ने बात करना सीखा, कहानियां जन्मी, स्मृतियां साझा हुई, ज्ञान पीढ़ियों तक जाने लगा। और फिर एक और चमत्कार हुआ, भाषा, शब्द, ध्वनियां जो अर्थ रखने लगी। कल्पना कीजिए, पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार कोई प्राणी किसी विचार को दूसरे प्राणी तक पहुंचा सकता था। अब अनुभव केवल मरते नहीं थे, वे आगे बढ़ते थे। ज्ञान जमा होने लगा, सभ्यता का बीज बोया जा चुका था। लेकिन इन सब से भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ और था। एक रात शायद कोई मानव पूर्वज आग के पास बैठा था। आकाश तारों से भरा हुआ था। वो ऊपर देख रहा था और अचानक उसके भीतर एक प्रश्न उठा, मैं कौन हूं? इतिहास का सबसे महान प्रश्न, क्योंकि उसी क्षण चेतना ने स्वयं को पहचाना। अब तक जीवन केवल जीवित था, लेकिन अब वो स्वयं को जानने लगा था। वो मृत्यु के बारे में सोचने लगा, भविष्य के बारे में सोचने लगा, सपनों के बारे में सोचने लगा, ईश्वर के बारे में सोचने लगा और सबसे बढ़कर अस्तित्व के बारे में सोचने लगा। यही वो क्षण था जब ब्रह्मांड ने पहली बार अपने ही बारे में प्रश्न पूछा, क्योंकि मनुष्य ब्रह्मांड से अलग नहीं था। उसके शरीर का लोहा किसी तारे में बना था, उसकी सांसों की ऑक्सीजन किसी प्राचीन सूर्य की देन थी, उसकी हर कोशिका ब्रह्मांड की अरबों वर्षों की यात्रा का परिणाम थी। और अब वही ब्रह्मांड मनुष्य की आंखों से स्वयं को देख रहा था, मनुष्य के मस्तिष्क से स्वयं को समझ रहा था और उसके हृदय से स्वयं को महसूस कर रहा था। शायद यही कारण है कि जब हम रात के आकाश की ओर देखते हैं तो हमें तारों से एक अजीब सा संबंध महसूस होता है, क्योंकि हम उन्हें देख नहीं रहे होते। हम अपने स्रोत को देख रहे होते हैं, अपने अतीत को, अपने घर को और शायद अपने भविष्य को भी। लेकिन मानव यात्रा अभी शुरू हुई थी। आग से आगे, भाषा से आगे, जनजातियों से आगे सभ्यताएं जन्म लेने वाली थी। राज्य बनेंगे, साम्राज्य उठेंगे, धर्म जन्म लेंगे, दर्शन विकसित होंगे, विज्ञान पैदा होगा और मनुष्य धीरे धीरे उस रहस्य के और निकट पहुंचेगा जिसकी शुरुआत समय से पहले हुई थी। उस प्रश्न के निकट, हम यहां क्यों हैं? अध्याय 13, सभ्यता का उदय। जब मनुष्य ने समय को पत्थरों पर लिखना शुरू किया, रात का आकाश आज भी वैसा ही था। तारे वैसे ही चमक रहे थे, चंद्रमा वैसे ही उगता था, सूर्य वैसे ही अस्त होता था। लेकिन पृथ्वी पर कुछ बदल चुका था। पहली बार एक प्राणी केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं रहा था, वो प्रकृति को समझने लगा था। मनुष्य वो अभी भी जंगलों में रहता था, शिकार करता था, फल इकट्ठा करता था, नदियों के किनारे भटकता था। लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी, कल्पना। वो उन चीजों के बारे में सोच सकता था जो अभी अस्तित्व में नहीं थी। वो भविष्य की कल्पना कर सकता था और यही क्षमता उसे पृथ्वी के हर जीव से अलग बनाती थी। हजारों वर्षों तक मनुष्य छोटे छोटे समूहों में रहता रहा। वे शिकारी थे, घुमंतु थे, आज यहां कल वहां। लेकिन फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरी मानवता का भाग्य बदल दिया। एक दिन किसी ने देखा कि जमीन पर गिरे कुछ बीज कुछ समय बाद पौधों में बदल गए। शायद ये एक संयोग था, लेकिन इतिहास में कुछ संयोग पूरी दुनिया बदल देते हैं। मनुष्य ने पहली बार बीज बोना सीखा, खेती, कृषि,
ये केवल भोजन उगाने की कला नहीं थी, ये स्थिरता का जन था। अब मनुष्य को हर समय भटकना नहीं पड़ता था। अब वो एक जगह रह सकता था। और जब लोग एक जगह रहने लगे तो गांव जन्मे, फिर बड़े गांव, फिर नगर और फिर सभ्यताएं। मानव इतिहास की पहली महान सभ्यताएं विशाल नदियों के किनारे, क्योंकि जहां जल होता है वही जीवन फलता फूलता है। एक ओर मेसोपोटामिया की धरती थी, दूसरी ओर एंशिएंट इजिप्ट का साम्राज्य, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन उभरी और दूर पूर्व में एंशिएंट चाइना विकसित होने लगी। मानवता अब बदल रही थी। लोग घर बना रहे थे, मंदिर बना रहे थे, बाजार बना रहे थे, कानून बना रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण, वे इतिहास बना रहे थे। लेकिन इतिहास की एक समस्या थी। स्मृतियां नश्वर होती हैं। जो आज याद है वो कल भूल भी सकते हैं। और तब मनुष्य ने एक और चमत्कार किया। उसने विचारों को पत्थरों पर लिख दिया। लेखन का जन्म हुआ। पहली बार ज्ञान केवल याद रखने की चीज नहीं रहा, अब वो सुरक्षित हो सकता था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सकता था, हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता था। और उसी क्षण मानवता ने समय को पराजित करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो लिखा जाता है वो लेखक की मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। राजाओं के नाम लिखे गए, युद्ध लिखे गए, कविताएं लिखी गई, प्रार्थनाएं लिखी गई और धीरे धीरे विचार अमर होने लगे। लेकिन सभ्यता केवल निर्माण की कहानी नहीं थी, ये संघर्ष की भी कहानी थी। राज्य बने, फिर साम्राज्य बने, और जहां शक्ति होती है वहां संघर्ष भी होता है। युद्ध शुरू हुए, सीमाएं बनी, सिंहासन बने, और मनुष्य ने पहली बार संगठित शक्ति का अनुभव किया। लेकिन उसी समय कुछ और भी जम ले रहा था। कुछ लोग तलवार से दुनिया जीतना चाहते थे और कुछ सत्य से। कुछ लोग पूछने लगे, जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या इस ब्रह्मांड के पीछे कोई बुद्धि है? और यहीं से दर्शन का जन्म हुआ, यहीं से आध्यात्मिकता का जन्म हुआ, यहीं से धर्मों की यात्रा शुरू हुई। मानवता अब केवल जीवित नहीं थी, वो अर्थ खोज रही थी। और अर्थ की खोज मानव इतिहास की सबसे लंबी यात्रा बनने वाली थी। सूर्य वही था, तारे वही थे, लेकिन अब उन्हें देखने वाली आंखें बदल चुकी थी। मनुष्य अब केवल आकाश नहीं देखता था, वो उसमें संकेत खोजता था, कहानियां खोजता था, देवताओं को खोजता था, और कभी कभी स्वयं को भी। ब्रह्मांड की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी। अब कहानी केवल जीवित रहने की नहीं थी, अब कहानी थी ज्ञान की, विचारों की, और उस महान खोज की जो अंत विज्ञान, दर्शन और आत्मज्ञान को जन्म देगी। अध्याय 14, देवता, दर्शन और प्रश्न। जब मनुष्य ने आकाश से उत्तर मांगे, सभ्यताएं जन्म ले चुकी थी, नगर बस चुके थे, राजा सिंहासनों पर बैठ चुके थे, मंदिर बन चुके थे, इतिहास पत्थरों पर लिखा जा चुका था। लेकिन मनुष्य के भीतर एक खाली स्थान अभी भी था, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर न तलवार दे सकती थी, न धन, न राज्य। वो प्रश्न था, मैं यहां क्यों हूं? रात के समय जब नगरों की आग धीमी पड़ जाती, जब शोर शांत हो जाता, जब लोग आकाश की ओर देखते तो उन्हें तारे दिखाई देते, वही तारे जो अरबों वर्षों से चमक रहे थे। लेकिन अब
उन्हें देखने वाली आंखें अलग थी। वे केवल प्रकाश नहीं देख रही थी, वे अर्थ खोज रही थी। क्यों सूर्य हर सुबह लौट आता है? चंद्रमा अपना रूप क्यों बदलता है? बिजली क्यों गिरती है? मृत्यु क्यों आती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, हम कहां से आए हैं? जब उत्तर नहीं मिले तो कल्पनाएं जन्मी और कल्पनाओं से देवता जन्मे। हर सभ्यता ने अपने अपने देवता बनाए। किसी ने सूर्य को देवता माना, किसी ने चंद्रमा को, किसी ने नदियों को, किसी ने पर्वतों को, क्योंकि मनुष्य को हर शक्ति के पीछे एक चेतना दिखाई देती थी। उसे लगता था कि इस विशाल संसार को कोई चला रहा है, और शायद ये विचार पूरी तरह गलत भी नहीं था, क्योंकि जब मनुष्य ब्रह्मांड को देखता था उसे उसमें व्यवस्था दिखाई देती थी। सूर्य समय पर उगता था, ऋतुएं समय पर बदलती थी, तारे निश्चित मार्गों पर चलते थे, और जहां व्यवस्था होती है वहां मनुष्य स्वाभाविक रूप से किसी बुद्धि की कल्पना करता है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ कथाओं से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने और गहरे प्रश्न पूछे, बहुत गहरे, इतने गहरे कि मानव इतिहास की दिशा बदल गई। प्राचीन भारत में ऋषि जंगलों में बैठकर ध्यान कर रहे थे। वे बाहर नहीं, भीतर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, यदि मैं शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? यदि विचार बदलते रहते हैं तो स्थायी क्या है? क्या आत्मा वास्तव में अस्तित्व रखती है? इन्हीं प्रश्नों से जन्मे उपनिषद। उधर एंशिएंट ग्रीस में भी कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे थे। उन्होंने कहा, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि परंपरा कहती है। स्वयं सोचो। और वहां जन्म हुआ दर्शन के महान युग का सोक्रेट्स ने कहा, अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है। उनके शिष्य प्लेटो ने वास्तविकता के स्वरूप पर विचार किया, और फिर एरिस्टोटल ने संसार को समझने के लिए तर्क का उपयोग किया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिना एक दूसरे को जाने मनुष्य एक ही काम कर रहा था। वो प्रश्न पूछ रहा था, और शायद यही मनुष्य की सबसे महान शक्ति है, प्रश्न पूछना। क्योंकि उत्तर अक्सर प्रश्नों से जन्म लेते हैं, लेकिन जितना अधिक मनुष्य सीखता गया उतने ही अधिक प्रश्न सामने आते गए। यदि देवता है तो वे कहाँ है? यदि आत्मा है तो वो क्या है? यदि ब्रह्मांड बनाया गया है तो उसे किसने बनाया? और यदि किसी ने बनाया तो उसे किसने बनाया? मानव बुद्धि अपने ही प्रश्नों के जाल में प्रवेश कर रही थी। और फिर कुछ लोगों ने आकाश का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने तारों की चाल को नोट किया, ग्रहों की गति को देखा, ग्रहणों का निरीक्षण किया, और धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि ब्रह्मांड केवल रहस्य नहीं है, उसे समझा भी जा सकता है। यह विचार क्रांतिकारी था, क्योंकि पहली बार मनुष्य केवल विश्वास नहीं कर रहा था, वो जांच रहा था, माप रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। यहीं से एक नए युग के बीज बोए गए, विज्ञान के बीज। लेकिन अभी वे बीज मिट्टी के भीतर थे, उन्हें अंकुरित होने में समय लगेगा, सदियां, हजारों वर्ष। और फिर एक दिन मनुष्य आकाश को देखकर कहेगा, शायद पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। और उसी दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक शुरू होगी, क्योंकि सत्य हमेशा हमारी कल्पनाओं से बड़ा होता है, और ब्रह्मांड अब अपने अगले रहस्य को प्रकट करने वाला था। अध्याय 15, विज्ञान का प्रभात। जब मनुष्य ने ब्रह्मांड को मापना शुरू किया, हजारों वर्षों तक मनुष्य ने आकाश को देखा था।
उसने तारों में देवताओं को खोजा था, नक्षत्रों में कथाएं देखी थी, ग्रहों में संकेत ढूंढे थे। लेकिन अब मानव चेतना एक नए मोड़ पर पहुंच रही थी। एक ऐसा मोड़ जहां विश्वास के साथ साथ प्रश्न भी थे, और प्रश्नों के साथ प्रमाण की मांग भी। क्योंकि कुछ लोग अब केवल ये नहीं पूछ रहे थे सत्य क्या है, वे पूछ रहे थे मैं कैसे जानूं कि यह सत्य है। यही वो क्षण था जब मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक जन्म लेने वाला था, विज्ञान। लेकिन विज्ञान किसी प्रयोगशाला में पैदा नहीं हुआ। उसका जन्म हुआ जिज्ञासा से, एक बच्चे की तरह जो हर चीज के बारे में पूछता है, क्यों, कैसे, कब, किस लिए। और यही प्रश्न धीरे धीरे मानव सभ्यता को बदलने लगे। कुछ लोगों ने तारों को देखना शुरू किया, लेकिन इस बार वे उनसे प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वे उन्हें गिन रहे थे, उनकी गति माप रहे थे, उनके पैटर्न समझ रहे थे। और फिर एक दिन एक खतरनाक विचार जन्मा, इतना खतरनाक कि उसने सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे दी। वो विचार था, क्या पृथ्वी वास्तव में ब्रह्मांड का केंद्र है? हजारों वर्षों तक अधिकांश लोग यही मानते थे। उन्हें लगता था कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे सब पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, और पहली नजर में ये सही भी लगता था। आखिर हर सुबह सूर्य उगता दिखाई देता था, हर रात तारे घूमते दिखाई देते थे, तो फिर पृथ्वी स्थिर क्यों न हो? लेकिन सत्य हमारी आंखों को हमेशा वैसा नहीं दिखता जैसा वो वास्तव में होता है। और फिर एक व्यक्ति आया, निकोलस कोपरनिकस। उसने एक साहसी विचार प्रस्तुत किया। उसने कहा, शायद पृथ्वी केंद्र नहीं है, शायद सूर्य केंद्र में है। यह विचार बिजली की तरह था, क्योंकि यदि यह सत्य था तो मानवता ब्रह्मांड का केंद्र नहीं थी। हम केवल एक ग्रह थे, एक साधारण ग्रह, एक साधारण तारे के चारों ओर घूमता हुआ। और यह बात बहुतों को स्वीकार नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद एक और व्यक्ति ने आकाश की ओर देखा। उसके हाथ में एक नया उपकरण था, दूरबीन, और उसका नाम था गैलीलियो गलीले। उसने चंद्रमा को देखा और पाया कि वो पूर्ण नहीं है। उस पर पर्वत है, घाटियां है, घाव है। उसने ग्रहों को देखा और पाया कि कुछ चंद्रमा पृथ्वी के नहीं, बल्कि जुपिटर के चारों ओर घूम रहे हैं। ये खोज साधारण नहीं थी। इसने साबित किया कि हर चीज पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमती। और धीरे धीरे पुरानी धारणाएं टूटने लगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी क्रांति बाकी थी। फिर एक दिन एक युवा व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा, एक ऐसा प्रश्न जो शायद किसी बच्चे जैसा सरल था। उसने सोचा, यदि एक सेब नीचे गिरता है तो चंद्रमा नीचे क्यों नहीं गिरता? उस युवक का नाम था इसाक न्यूटन। और उसके इस प्रश्न ने पूरे ब्रह्मांड को समझने का तरीका बदल दिया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को समझाया। अचानक आकाश और पृथ्वी अलग अलग संसार नहीं रहे। वही नियम जो सेब को गिराते हैं, वही ग्रहों को उनकी कक्षा में रखते हैं। वही नियम जो महासागरों में ज्वार पैदा करते हैं, वही तारों को नियंत्रित करते हैं। पहली बार मनुष्य ने महसूस किया कि ब्रह्मांड एक व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था जिसे गणित की भाषा में समझा जा सकता है। और तब मानवता के सामने एक नया द्वार खुला, ज्ञान का द्वार, विज्ञान का द्वार।
लेकिन जितना अधिक मनुष्य सीखता गया, उतना ही अधिक उसे अपनी अज्ञानता का एहसास होता गया, क्योंकि हर उत्तर 10 नए प्रश्न पैदा कर देता था। यदि गुरुत्वाकर्षण है तो ये काम कैसे करता है? यदि तारे सूर्य जैसे हैं तो वे कितने दूर है? यदि ब्रह्मांड इतना विशाल है तो उसकी सीमा कहाँ है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ब्रह्मांड हमेशा से था? मानवता अब केवल पृथ्वी को नहीं समझ रही थी, वो पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रही थी। और ये प्रयास उसे एक ऐसे व्यक्ति तक ले जाने वाला था जो समय, स्थान और वास्तविकता के अर्थ को बदल देगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम सुनते ही विज्ञान का इतिहास चमक उठता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कहेगा, समय वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, स्थान भी वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो, और ब्रह्मांड पहले से कहीं अधिक रहस्यमय है। उस व्यक्ति का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन, और उसकी कहानी मानव विचार की सबसे महान यात्राओं में से एक बनने वाली थी।